देश के बारे में बातें हैं और कुछ अमेठी क्षेत्र के बारे में। मंच पर आसीन सभी नेतागण, सभी पदाधिकारी, हमारे प्यारे और निष्ठावान साथी श्री जय सिंह जी, श्री किशोरीलाल शर्मा जी, जिन्होंने 40 सालों के लिए यहाँ अमेठी और रायबरेली क्षेत्र में आपकी सेवा की, सबका इस सभा में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, मैंने आपसे कहा कि देश के बारे में और आपके क्षेत्र के बारे में कुछ बातें करनी है। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि यहाँ पे अमेठी क्षेत्र में आपने एक राजनीतिक सभ्यता स्थापित की, आपने ही की। ये आपकी जागरूकता थी कि बार बार आपने मेरे पिताजी, मेरी माताजी को जिताया, और इस किसी आधार पर नहीं जिताया। जिस आधार पर आपने जिताया वो यही था कि यहाँ पे आपके लिए उन्होंने निष्ठा से सेवा की। आपने देखा कि पिताजी के कार्यकाल में अमेठी कितना बदला। मैं जब बच्ची थी, यहाँ आती थी तो मुझे ऊसर जमीन दिखती थी, सारे खेत सफेद होते थे। कोई बुजुर्ग है तो उनको याद होगा, अब मैं खुद बुजुर्ग हो गई हूँ, 10 साल की थी तब पहली बार आई थी। तो मैंने जब सफेद जमीन देखी तो मैंने पिताजी से पूछा कि ये जमीन सफेद क्यों है, मैंने तो कभी देखी नहीं थी ऐसी। तो कहने लगे कि इसमें नमक बहुत होती है, ये उपजाऊ जमीन नहीं है, इसमें कुछ उगता नहीं है। वो तब की स्थिति थी। और आज जहां जहां जाएं आपको अमेठी में हरियाली दिखती है। तो जो नौजवान हैं उनको ये बात मालूम नहीं है कि यहाँ ऊसर सुधार की कितनी बड़ी योजना मेरे पिताजी लाए थे। 2 योजनाएं लाए थे, एक ऊसर सुधार के लिए और एक सिंचाई के लिए। उस समय जब वो गांव में जाते थे, किशोरी भाई साहब बता रहे थे कि किसानों से बात करते थे तो किसान कहते थे कि उपज इतनी है कि हम 7-8 महीनों के लिए अपने परिवार को खिला सकते हैं, उसके बाद खत्म हो जाता है, हमको खरीदना पड़ता है। तो पिताजी के मन में ये था कि यहाँ पे अगर सिंचाई अच्छी तरह से आ जाए और जमीन उपजाऊ बन जाए तो बहुत फायदा होगा किसानों का। तो सबसे पहले काम तो उन्होंने यही किए। उसके बाद उन्होंने विकास के कार्य किए, बड़े बड़े उद्योग खुलवाए, यहाँ BHEL, HAL, बड़ा अस्पताल खुलवाया, संजय गांधी अस्पताल, और ऐसे तमाम काम किए। आज जो सड़कें अमेठी को बाकी देश से जोड़ती हैं, जो बड़ी बड़ी हाईवे हैं, ये भी सोनिया जी के कार्यकाल में बनी और राहुल जी के कार्यकाल में बनी। तो यहाँ पे जितना विकास हुआ, आपने देखा कि अगर निष्ठा से कोई काम करता है, नियत सही होती है तो नीति भी सही होती है, विकास अच्छी तरह से होता है। और आपने यहाँ स्थापना की थी इस राजनीति की कि यहाँ बड़े से बड़े पद पर आसीन देश के प्रधानमंत्री आ सकते थे। बहनों, आपके गांव जब आते थे आपसे अच्छी खासी डांट खाते थे। ये स्थापित की आपने राजनीति कि नेता जवाबदेह बना आपके प्रति, चाहे प्रधानमंत्री ही हो। अगर आपके यहाँ आते थे तो बगैर घबराए आप बोल देते थे कि देखिए मेरे बिजली का खंभा आपने लगवा लिया है, इसमें तार नहीं लगा है, इस बार वोट नहीं देंगे। मजाक से भी प्यार करते थे बहुत, लेकिन जब डांट लगानी थी तो डांट भी लगाते थे। पैदल घूमे हैं, देखिए पैदल घूमे हैं, खुद गाड़ी चला के घूमते थे, चाहे वो हो, चाहे सोनिया जी मेरी माता जी हो, या उनके बाद राहुल जी हो। हम सब ने भी अपनी राजनीतिक सभ्यता आप ही से सीखी, क्योंकि आपने पिताजी को दिशा दिखाई। हमेशा जब कुछ अच्छा नहीं लगा तो डांट दिया, कुछ अच्छा लगा तो प्यार भी कर दिया, प्यार से मिले जुले। तो ये एक सभ्यता, एक जो श्रद्धा रही आपके बीच और उनके बीच, एक तरफा नहीं था। ये नहीं था कि आप श्रद्धा कर रहे हैं लेकिन आपकी श्रद्धा नहीं हो रही है। तो ये जो यहाँ की जो सभ्यता है राजनीतिक, और यहाँ की जो पुरानी परंपरा है जो आप ही ने स्थापित की यहाँ और रायबरेली में, दोनों जगह, ये इस देश की पुरानी राजनीतिक परंपरा होती थी।
महात्मा गांधी जी भी पैदल आपके बीच आए, चले, और जब आंदोलन किया उन्होंने, तो हमारे धर्म के आधार पर, हिंदू धर्म ने जो सिखाया था कि सत्य के पथ पर चलो, सत्यमेव जयते, उनका नारा था। और आप ही ने देखा, जो बुजुर्ग हैं यहाँ, जो आपके पूर्वज हैं, वो सब जानते हैं कि किस तरह से इतने बड़े साम्राज्य को उन्होंने झुकाया सिर्फ सत्य और अहिंसा के बल पर। जमीन दी किसानों को आजादी के बाद, फिर इंदिरा जी ने भी पट्टे दिलवाए। तो ये सब काम थे जो मिलजुल कर हुए, जब जनता और नेता एक साथ काम करते थे। मतलब नेता का इतना घमंड अहंकार नहीं होता था कि जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है। तो ये आपने यहाँ स्थापित किया, यहीं से शुरुआत हुई। और बड़े बड़े आंदोलन जो देश में हुए 100 साल पहले तक के, किसानों ने जो आंदोलन किए वो भी यहीं से शुरू हुए। किसान यहीं शहीद हुए इस देश की आजादी के लिए। तो आप सबसे पहले तो समझ लीजिए कि आपका जो क्षेत्र है देश के लिए, देश के लोकतंत्र के लिए कितना महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र जब स्थापित हुआ देश में, जब देश आजाद हुआ, तो उसका मतलब क्या था बहनों? लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र में जैसे अगर आपके पास वोट का अधिकार है, आप गांव की महिलाएं हैं, आपके पास उतना ही अधिकार होगा जितना प्रधानमंत्री जी के पास होगा। आपके पास भी वोट है, उनके पास भी वोट है। लोकतंत्र ने आपको ये शक्ति दी है कि कोई बड़ा छोटा नहीं है, कोई अमीर गरीब नहीं है। लोकतंत्र के लिए आपको भी एक वोट, इनको भी एक वोट, हमको भी एक वोट दिया गया है। और इस वोट से आप अपना भविष्य बदल सकते हैं, अपने अधिकारों को मजबूत कर सकते हैं। आप एक नई सरकार चुन सकते हैं कि भाई आपके लिए काम क्या करेगी, वो समझ के अपनी जागरूकता से। तो यहाँ की परंपरा जागरूकता की रही है, लोकतंत्र को मजबूत रखने की रही है। अब पिछले 5-10 सालों में यहाँ एक नई राजनीति आई। उसमें सेवा का नाम नहीं था, श्रद्धा का नाम नहीं था। आपकी जो सांसद हैं वो यहाँ सिर्फ एक मकसद से आई। क्या था मकसद उनका? कौन बताएगा? राहुल जी को हराना। उनका एक ही मकसद था कि यहाँ आकर राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी और राहुल गांधी को हराएंगी। यही मकसद था। इस मकसद के लिए उन्होंने तमाम झूठ फैलाए। हमने आपके लिए वो समूह की परियोजना शुरू की थी, महिलाओं के लिए, बहुत महिलाएं उसमें थी। उन्होंने कहा हम उसके जरिए आपसे जमीन लूट रहे हैं। सारा पूरे देश में फैला लिया कि हम जमीन लूटने के लिए ये परियोजना बनाई। तो अब जितनी भी महिलाओं को लाभ हो रहा था उन परियोजना के होने से, बंद हो गया। परियोजना ही आस्ते बंद करनी पड़ी, तमाम केस डाल दिए उन पे। उनका मकसद हमेशा से नकारात्मक रहा है, कोई सकारात्मक मकसद नहीं रहा। तो यहाँ इसलिए नहीं आए क्योंकि आपके प्रति श्रद्धा थी, या आपके साथ एक रिश्ता था, या फिर आपका विकास कराना था। वो तो यहाँ इसलिए ही आई अपने राजनीतिक मकसद को पूरा करने के लिए। बस मकसद पूरा हो गया, पिछले चुनाव में भैया हार गए, तो फिर विकास, काम, इस सब का नामो निशान नहीं। सिर्फ जब टीवी वाले आते हैं, मीडिया वाले आते हैं, तब आती हैं सामने। आज का जो भाजपा का जो नेता है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे आपके यहाँ के सांसद हो, ये सब सोचते हैं कि जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है, क्योंकि इन्होंने धर्म के आधार पर आकर आपसे वोट ले लेना है। तो मैं किसी के घर गई, यूपी में, जब मैं फिरोजाबाद में मैं काम कर रही थी, किसी के घर गई, एक महिला थी घर में। तो मैंने पूछा कि पानी आ रहा है? नहीं। अच्छा, सड़क बन गई तुम्हारी? नहीं बनी। बिजली आती है? नहीं, 2-2 घंटे आती है। रोजगार मिला किसी को? नहीं मिला। बच्चे पाठशाला जाते हैं, हाँ, कोई अध्यापक नहीं आता, हम लोग जो पढ़ा सकते हो पढ़ा लेते हैं। फिर मैंने पूछा अच्छा वोट किसको देंगी? तो कहती है उसी विधायक को देंगे जिसको पिछली बार दिया है। और मैंने कहा उससे पहले? कहती उसी को दिया। तो मैंने कहा तो काम क्या किया इसने तुम्हारे लिए? कहती है कुछ नहीं किया दीदी। मैंने कहा फिर क्यों वोट दे रहे हो? हमारी जाति का है?
और हमने शपथ ली है धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर हम भाजपा को ही वोट देंगे। हंस रही हो? अच्छा है हंस रही हो। नौजवानों समझ जाओ ये चीजें, मतलब अंधे होकर आप वोट दे रहे हैं। तो मैंने समझाया कि आप तो वोट दे रहे हैं इनको भगवान के नाम से, धर्म के नाम से, लेकिन इनकी जवाबदेही कहाँ है? कुछ काम नहीं कर रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि 5 साल बाद आएंगे, फिर से वही बातें आपके घर आके दुरदुरिया कर लेंगे, आपको बोलेंगे भगवान के नाम वचन दो कि आप हमें वोट देंगे, आप वोट दे देंगी। काम करने की जरूरत ही नहीं है। तो आपने जब इस राजनीति को उभरने दिया तो जनता के प्रति जवाबदेही खत्म कर दी है। लगभग 10 सालों में प्रधानमंत्री जी तक के व्यक्ति जो इस देश का सबसे बड़ा पद संभाले हैं, वो भी इतना आदर नहीं करते हैं इस देश की जनता का कि अगर चुनाव में आए हैं प्रचार करने के लिए, वोट मांगने के लिए, तो कम से कम जनता को इतना बता दें कि 10 सालों में किया क्या है आपके लिए। इतना भी आदर नहीं है। आपसे फिजूल की बातें कर रहे हैं। आजकल मैं देखती हूं, मुझे यकीन नहीं होता कि ये देश के प्रधानमंत्री हैं। कभी कह रहे हैं कि सावधान रहो, अब और हंसोगी सावधान रहो, कांग्रेस पार्टी वाले एक्सरे की मशीन लाएंगे तुम्हारे घरों में और वो एक्सरे की मशीन तुम्हारे मंगलसूत्र, तुम्हारे गहने को खोज लेगी और कांग्रेस वाले उसको चुरा के किसी और को दे देंगे। ये बात कह रहे हैं। कोई कम नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं। एक जगह तो गुजरात में उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारी 2 गाड़ियां हैं, एक गाड़ी चोरी हो जाएगी, और अगर 2 घर हैं तो ये कांग्रेस वाले एक घर ले लेंगे, और अगर 2 भैंस हैं तो एक भैंस चोरी करके कांग्रेस वाले ले जाएंगे। ये बातें हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं। अब हम लोग, तुमसे छोटी थी मैं, जब मेरे पिताजी ने मुझे भेजा यहाँ प्रचार करने के लिए, तो मैंने पिताजी से पूछा कि भाई क्या कहूँ मैं जनता को? तो उन्होंने किसी भैंस की बात नहीं की। उन्होंने कहा जनता को ये सुनाओ कि हमने क्या काम किए हैं और समझाओ कि अगर हमें वोट मिलेगा तो हम और भी काम करके दिखाएंगे। तो उस समय का प्रधानमंत्री, और सिर्फ राजीव जी नहीं, उनके बाद वाले भी, यहाँ तक कि मैं कहूँगी कि भाजपा के भी जो वाजपेयी जी थे, वो एक सभ्य इंसान थे। जनता के प्रति उनका आदर भी था और उनको ये भी समझ थी कि जनता के प्रति कुछ जवाबदेही है, कुछ काम करना है। आज के जो नेता हैं, कहीं आपने सरकार चुन ली, उनको पसंद नहीं आई, किसी और पार्टी की चुन ली, घूस दे के, डरा धमका के, तमाम गलत काम करवा के विधायकों से पलटवा देते हैं सरकार। खुलेआम करते हैं ये काम। कोई शर्म नहीं है कि लोकतंत्र को आप कमजोर कर रहे हैं। सब जगह मीडिया भी बताती है कि इस विधायक को 100 करोड़ मिले, उस विधायक को 50 करोड़ मिले, और दल बदल दी, और कोई कुछ कह नहीं रहा है। देश के प्रधानमंत्री आपको ये नहीं गिना सकते कि एक काम क्या किया है इन्होंने किसानों के लिए, लेकिन सारी इधर उधर की बातें करेंगे ताकि आपका ध्यान भटक जाए। कहते हैं कि मोदी जी अकेले हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ अकेले काम कर रहे हैं, इसीलिए सारे उनके पीछे पड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी भ्रष्टाचार की स्कीम तो उन्होंने ही निकाली है। पहले नेता भ्रष्टाचार अगर करता भी तो छुप छुप के करता, इन्होंने तो स्कीम बना दी सरकारी, इलेक्टोरल बॉन्ड कि जो जो चंदा देगा उसका नाम गुप्त होना चाहिए। तो जितने भी गलत काम हैं जो नहीं होने चाहिए वो तो हो रहे हैं। महंगाई बहुत ज्यादा कर दी, कोयला, बिजली, बंदरगाह, हवाई अड्डे, सब बड़े बड़े खरबपतियों के, उन 3 गुना में। अच्छा देखिए, रेल का टिकट 3 गुना महंगा है। मंदिर मस्जिद की बातें चुनाव के समय मत करो। चुनाव के समय ये बात करो कि मेरी सड़क कौन बना रहा है, मेरे बेटे को रोजगार कौन दे रहा है, मेरी बेटी को सक्षम कौन बना रहा है, मैं अपने पेट को कैसे भरूंगी, ये काम करने हैं। ये बात करो चुनाव के समय। ये देखिए, अगर आप जागरूक बनेंगे ना तो यही होगा। मजबूर हो जाएंगे नेता। एक समय में नेता मजबूर होता था,
आपके सामने बड़ा सा बड़ा नेता आता था तो जानता था काम नहीं करेगा वोट नहीं मिलेगा। आज एकदम प्रथा बदल गई है। आज वो सोच रहे हैं धर्म के नाम पर कुछ भी कर ले। सारे खरबपतियों को सारी संपत्ति दे दी, कर्ज माफ हो रहे हैं उनके, 16 लाख करोड़ रुपए कर्ज माफ हो गए उनके पास पहले से हजारों करोड़ हैं। 70 करोड़ बेरोजगार जनता घूम रही है देश में। 30 लाख पद जहां सेना में रोजगार मिलता था लोग दौड़ लगाते थे बच्चे। क्या हुआ? मोदी जी अग्निवीर की स्कीम ले आए कि 4 साल सेना में काम करो, घर जाओ वापस, बेरोजगार हो जाओ फिर से। शहीद हो गए देश के लिए तो शहीद का दर्जा ही नहीं मिलेगा, पेंशन ही नहीं मिलेगा शहीद का। सच्चाई इस देश का नौजवान है जिसको रोजगार नहीं मिल रहा है, शिक्षित है, बीटेक, बीएससी, एमएससी, एमए सब कुछ कर लिया है, भर्ती की परीक्षा देता है, पेपर लीक हो जाता है, पेपर लीक होता है फिर से देता है, घोटाला हो जाता है। सब अंधेरा ही अंधेरा है आपके सामने। मोदी जी तो अपनी दुनिया में रह रहे हैं, कट गए हैं आपसे। वाराणसी के सांसद हैं, मैं चुनौती देती हूँ, एक कोई बता दे मुझे कि किसी के घर कभी गए वाराणसी में। वो कल भी रोड शो किया उन्होंने, बड़ी गाड़ी में यूं खड़े हो गए, इतने ऊंचे कि हाथ भी नहीं पहुंचता वहां। और हाथ तो वो तो छोड़िए, जनता उधर है, इतने सुरक्षा कर्मी इधर, इतने उधर, और बीच में चल रहे खड़े हैं ऐसे, यूं यूं हाथ हिला रहे। उनको क्या मालूम कि आपके दुख क्या है? वो तो कट चुके हैं पहले ही आपसे, सिर्फ सेठों के साथ दिखते हैं। कभी कष्ट नहीं किया है आपकी समस्याओं को सुनने का।